what has excited me is entrepreneurship or businesses. You can do things at scale. Scale has always excited me. तो नमस्कार एवरीवन. सो टुडे वी हैव मनु जॉली सर विद अस और आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें होने वाली हैं मनु सर की लाइफ से रिलेटेड और कवच फाउंडेशन से रिलेटेड, अनुष्का से रिलेटेड, शार्क टैंक से रिलेटेड और भी बहुत कुछ. तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ बिफोर मनु सर स्टार्ट्स. सो मनु सर इज़ अ वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी. ही इज़ अ philanthropist, he is an entrepreneur. He is a guide, mentor, running a very beautiful brand in the space of digital marketing, DigiPerform, and pushing a lot of young entrepreneurs, young people to become successful in life. And here Manu ji is with us. इससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि मनु जी खुद अपने बारे में 2-3 लाइनें हमारी ऑडियंस को. अपनी तारीफ करते हुए अच्छा नहीं लगता. नहीं, I think you've given a good introduction, and I have tried to do a lot of things in life, and I keep trying to do a lot of things, and one day at a time is what my philosophy is in life. और आगे बढ़ते जाओ, कुछ अच्छा करते जाओ, क्योंकि एज ह्यूमंस हम कंज्यूम करते जा रहे हैं. वी आर ऑल कंज्यूमर्स. ठीक है, तो जब आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे और उसको दोगे नहीं वापस तो बदहज़मी हो जाएगी. तो सिंपल फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कंज्यूम लेस, गिव मोर, सो दैट यू आर ऑलवेज इन पॉजिटिव. कंज्यूम लेस करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि देने में भी कमी हो जाए फिर? नहीं, देने में कमी नहीं होनी चाहिए. मतलब कंज्यूम लेस का मतलब लाइफ को सिंपल रखो. बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, एस्पिरेशंस होनी चाहिए, बट खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को. दैट्स माय वे ऑफ लिविंग. बट डेफिनेटली बी एस्पिरेशनल. तो बढ़ते रहो आगे, क्योंकि अगर आप रुक गए तो यू आर फिनिश्ड. So you have to keep moving on in the right direction towards the right goal maybe. Okay. And once you achieve your goal, get another goal. Once you achieve your goal, get another goal. So it's all about the journey. It's never about the destination. और अगर ऐसा हो कि एक गोल सेट किया हो और वही अचीव ना हो पाए, फिर क्या करें? देखो, गोल सेट करा है और अचीव नहीं हो रहा है तो दो रास्ते हैं मेरे हिसाब से. पहला, हार नहीं माननी. जब तक अचीव नहीं हो रहा उसको अचीव करने में लगे रहो. बहुत जल्दी हार मानने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, आपने बहुत मेहनत कर ली और आपको लग रहा है कि सब कुछ हो गया लेकिन गोल अचीव नहीं हो रहा है, तो गोल चेंज कर लो. बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ भी बहुत लंबा अटैच नहीं हो सकते. अगर गोल लिया है, आपने मेहनत पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया जो आपके हाथ में था, और फिर भी गोल अचीव नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे लगे रहोगे तो और नेगेटिविटी आएगी. चेंज योर गोल. Sometimes there are factors which are outside your control. आप नहीं कर सकते. लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं छोड़ना चाहिए. जब गोल बनाया तो करो, कोशिश करो. नहीं हो रहा है तो चेंज कर लो. सो आपने जब शुरुआत करी थी बीपीओ से, राइट. आपका गोल क्या था पहला? देखो, मेरा गोल बड़ा सिंपल था. जब मैंने अपना करियर बीपीओ से भी पहले स्टार्ट किया था एक्चुअली. आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ बिजनेस पर्सन. माय फादर वाज वर्किंग विद अ बैंक. एंड आई वॉज वेरी ऑन्टरप्रेन्योरियल. बचपन से ही पैसा से ज़्यादा आई विल से लीडरशिप. मतलब पैसा वॉज सेकेंडरी, बिकॉज पैसा विद गॉड्स ग्रेस, मेरे पेरेंट्स चाहे हम मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग थी लेकिन कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई. और उस टाइम पे बहुत कुछ होता भी नहीं था. द डिफरेंस बिटवीन अ मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और अ रिच पर्सन वॉज नॉट टू स्टार्कलिंग. तो पैसा वॉज नेवर द मोटिवेशन, बट लीडरशिप वॉज द मोटिवेशन. जिस काम में जाना है उसमें लीडरशिप करनी है. स्कूल में भी लीडरशिप ट्रेड था कि अगर स्कूल में कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है तो आई हैव टू बी देयर एंड ऑर्गेनाइजिंग द ट्रिप, ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक. स्कूल वाले नहीं ले जा रहे तो बच्चों से पैसे इकट्ठे करके टीचर को पटा के बस हायर करके ले गए. तो वो सब ट्रेड्स थे शुरू से. And that's why I think I wanted to be a business person from day one, and that's what pushed me. And my first venture was retailing of computers, where we used to. I realized that computer उस ज़माने में शोरूम में नहीं मिलता था.
आपको किसी होलसेल मार्केट में जाना पड़ता था, नेहरू प्लेस में या कहीं पे। एंड व्हेन आई वांटेड टू बाय माय फर्स्ट कंप्यूटर, वो एक्सपीरियंस मेरे को बहुत ख़राब लगा। तो मुझे लगा कि ऐसा एक शोरूम होना चाहिए जहाँ आप जाओ और मॉनिटर पिक करो अपने चॉइस का, सीपीयू पिक करो अपने चॉइस का, कीबोर्ड माउस पिक करो, स्पीकर पिक करो। और तो हमने वो रिटेल शोरूम स्टार्ट किया एंड दैट वाज अ बिग हिट। So and from one it became 3 showrooms, and before I could expand that business, the whole BPO bug hit me, and had started working in the BPO space. Also got an opportunity in the BPO space with a bank. Standard Chartered Bank was my first client, and वहाँ से फिर वो BPO की जर्नी शुरू हुई। पहली तनख्वाह कितनी थी? पहली तनख्वाह was जब जॉब कर रहा था सिटी बैंक में तो वो 7,500, और जब पहला काम शुरू किया, बिकॉज तनख्वाह तो ज़्यादा देर चली नहीं, मतलब मैंने छोड़ दिया 1 साल में। बट द फर्स्ट असाइनमेंट दैट आई गॉट फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाज 3,500 पर मंथ। दैट वाज माय फर्स्ट बीपीओ बिलिंग, 3,500 रुपये महीना। एंड इट वाज व्हिच ईयर? इट वाज 2000, the year 2000, 24 years back. 24 years back. Yeah. 24 years back, 3,500 3,500 रुपये महीना। हाँ। और सैलरी भी कब थी, कौन सी ईयर की बात? सैलरी उसी टाइम जब उससे पहले सैलरी 7,500 थी, वो छोड़ दिया अपना काम करने के लिए। पहले सैलरी का आपने भी कुछ बहुत ही आयरॉनिकल कुछ काम किया था कि पहली सैलरी है तो ये करूँगा, या? हाँ, पहली सैलरी में मैंने मेमोरी बन जाती ना, पहली मेमोरी थी। मैंने पहली सैलरी 7,500 आए थे तो 2 नाइकी के जूते खरीदे थे, एक अपने लिए और एक अपने भाई के लिए। हम लोग बाइक पे बैठ के, नाइकी का एक शोरूम था यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ गए थे और हमने 3,500 के उस टाइम पे सबसे एक्सपेंसिव जूते खरीदे फर्स्ट सैलरी। एंड सेकेंड सैलरी से मोबाइल फ़ोन खरीदा था। एंड तो मतलब दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ माय फर्स्ट सैलरी। सब उड़ा दिया, जितना कमाया सब उड़ा दिया, हवाबाजी वाला सब उड़ा दिया। अच्छा, मैं देख रहा था आपके बारे में, तो आपने काफ़ी सारे वेंचर्स में काम किया, जैसे कि आई थिंक आपने 5 कंपनी अभी तक बिल्ड करी है। आपने शायद पहला स्पोर्ट्स से स्टार्ट किया 2013, फिर इनराग, फिर मोबीज, इन्फोटेक, देन बीन कल्ट इंडिया, देन डिजिटल परफॉर्म। तो ये जो मल्टीपल वेंचर्स आपने स्टार्ट करी, और कुछ वेंचर्स में आपकी वाइफ साथ में है, कुछ में आपके और को फाउंडर्स हैं, तो ऐसा क्या मतलब मोटिवेटिंग रहा कि एक ही वेंचर्स को ना बिल्ड किया जाए और मल्टीपल वेंचर्स को लेके आया जाए? तो अगर मैं ऐसे यूथ को कुछ बोलूँ या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल को बोलूँ कि जैसे कि आजकल है कि को फाउंडर हैं, एक वेंचर बनाते हैं एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन बिल्डिंग वन सिंगल ब्रांड। सो आपका फोकस क्या रहा, मतलब एक को बनाना या फिर और मल्टीपल को? बिकॉज आई थिंक अभी तक 4 तो लाइव ही है। हाँ, मतलब ये तो आप वो बता रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं, मतलब मैंने कम से कम 12 से 15 वेंचर करे होंगे, क्योंकि जो फेल हो गए वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, और फेल ज़्यादा हुए, सक्सेस कम हुए। बट आपने कहा फोकस क्या था, तो बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि फोकस था ही नहीं। फोकस होता तो शायद एक ही काम करता रहता 10-12 साल से। बट इट्स maybe it's a problem, or it was a problem that I used to get bored very quickly, कुछ करा, स्टार्ट करा, मज़ा नहीं आया, फिर कुछ और करा। बट पहले 2-3 फेलियर्स जब हुए तो my wife, who was at that time my girlfriend also, and we used to talk a lot, and so she always used to tell me, your problem is not carrying anything for long. वाइफ साथ में है ना लॉन्ग टाइम में? हाँ, वो लॉन्ग टाइम तक साथ में है, उसके अलावा और कुछ लॉन्ग टाइम तक साथ में चल नहीं रहा था। तो देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन थिंग्स। तो फेलियर वाज कमिंग बिकॉज आई वाज नॉट फोकसिंग टू बिल्ड समथिंग, आई वाज फोकसिंग टू जस्ट क्रिएट समथिंग एंड देन मेक मे बी अ क्विक बक आउट ऑफ इट। और अगर वो शुरू में नहीं आपको मिल रहा रिस्पॉन्स, या आपको पैसा नहीं आ रहा जितना आप सोच रहे हो, तो कहीं हिम्मत हार दी और छोड़ दिया। तो पहले 2-3 वेंचर्स में ये हुआ, और वो पहले 2-3 वेंचर्स तब थे जब मैं 18-19-20 साल का था, कॉलेज के साथ साथ। बट तब रियलाइज हुआ कि नहीं, जहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है फाइनेंशियल्स में, जब कंप्यूटर रिटेलिंग में गया तो प्रॉफिटेबिलिटी
on one computer was very, very high. You know, on a 40,000-50,000 rupee computer, I used to make 10,000 rupee, you know, as profit. So it was high. And then realized that, okay, now let's build this business into bigger business. So वहाँ से कहीं stability, and also when you are young, you are not, you don't have that maturity, अब बहुत energy होती है, आप कुछ नया करना चाहते हो. तो I think somewhere वो प्रॉब्लम थी, फोकस नहीं था, बट आई थिंक धीरे धीरे करके फोकस आना शुरू हो गया. तो चीज़ें बड़ी होती गई, लेकिन वाइल वो बड़ी होती गई, वो एक पर्सनालिटी ट्रेट तो होता ही है कि और भी कुछ करना है, और भी कुछ करना है. तो व्हाट हैज एक्साइटेड मी इज entrepreneurship or businesses. I don't come from a family business, so I don't have love for any business. One particular brand. One particular business. I have love for entrepreneurship, and entrepreneurship because it can allow you to change the world. It can allow you to change a lot of lives. You are a leader there, you know, and you can do things at scale. Scale has always excited me. You know, not that अगर कोई छोटा लेवल पे 4 जिंदगियां बदल रहा है उसका इम्पैक्ट नहीं है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट वो मुझे एक्साइट नहीं करता. मुझे एक्साइट करता है जब स्केल हो, जब वॉल्यूम हो, मास हो. दैट्स व्हाट एक्साइट्स मी. तो इन सारे ब्रांड में एक अगर मैं पूछूं कोई ऐसा ब्रांड जिससे बहुत कनेक्टेड हो इमोशनली मनु जी, तो देखो मेरा जो पहला सुपर सक्सेसफुल वेंचर था, दैट वाज माय बीपीओ कंपनी. उससे पहले मैंने आपको बताया कंप्यूटर रिटेलिंग, आई वाज डूइंग दैट. इट वाज आल्सो सक्सेसफुल. 3-4 फेल्ड वेंचर्स हो चुके थे तब तक, बट द बीपीओ बिजनेस हैड स्केल्ड टू अ डिफरेंट लेवल, यू नो, फ्रॉम दैट फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ 3500 रुपए and me as the first employee in the year 2000 to 1500 employees in 2008. You know, that journey with multiple offices across the globe, having operations in US, India, Africa, you know, and that kind of scale, and my age at that time was also my 20s, you know. So I think that's what has been the most I would say that's kind of made my personality to what I am today, you know. And वो आसान नहीं था. It's a very, very difficult journey, you know, starting from scratch, no outside help, no outside funding, no co-founder, you know, no bank loan, no assets to pledge to get a bank loan, all organic growth from 0 to 1500 people, and then that company got acquired. So I think that has been the closest to my heart. So इस पूरे जर्नी में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन है? Wife she's been a big support, definitely. My father has been a great support, you know. I think and family, my mom, my brother, everybody has been. But I think if I say 2 pillars, my dad and my wife, they have been 2 pillars, you know. जैसे वाइफ आपके एक बहुत बड़े सपोर्ट है, आपके फादर एक बहुत बड़े सपोर्ट रहे. इतने सारे को-फाउंडर के साथ मैंने देखा, आपने काफ़ी सारे को-फाउंडर के साथ काम किया. तो एक ऐसा सजेशन, बिकॉज कई सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर वेंचर बिल्ड करना है तो व्हाट शुड बी माय अप्रोच, आइदर टू फाइंड अ को-फाउंडर एंड देन वर्क और वर्क सोलली. सो क्या सही बैलेंस होगा या क्या सही सजेशन होगा? खुद से काम करना, बिकॉज खुद से काम करने के अपने चैलेंजेस हैं, अपने फायदे हैं. Right. And so with the co-founder के साथ काम करने के अपने नुकसान हैं, अपने फायदे हैं. Yeah. But फिर भी एक सही तरीका क्या होगा? देखो, there is no right or wrong in this, you know. But the point is, it depends on आपकी अपनी personality क्या है. एक किसी भी business को build करने के लिए बहुत सारी qualities चाहिए, right? कुछ qualities inborn होती हैं, कुछ qualities पढ़ के acquire होती हैं, राइट, पढ़ाई करके एक्वायर होती है, और कुछ क्वालिटीज लाइफ लेसन से एक्वायर होती है. तो अगर आपके पास कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो और आपके पास 80% या 90% क्वालिटीज हैं, या मैं कहूँगा टू पुट इट इन अ डिफरेंट वे, कोर क्वालिटीज हैं. अगर आप जो बिजनेस का कोर है वो क्वालिटीज अगर आपके पास हैं, फिर आपको को फाउंडर की जरूरत नहीं है. देन यू कैन हायर employees and, you know, get people because you know the core of that business. But अगर उस बिजनेस में 2 या 3 कोर चीजें हैं और आपको एक कोर चीज आती ही नहीं है,
तो आप वो बिजनेस कैसे बिल्ड करोगे, तब आपको को फाउंडर चाहिए। की हेल्प चाहिए। कई बार हम कंफ्यूज कर देते हैं, कई बार हम कहते हैं कि डोमेन नॉलेज नहीं है, तो क्या मुझे उस डोमेन के लिए को फाउंडर लाना जरूरी नहीं है। आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस वेयर आई when I was running a BPO company, I had no experience of running a banking BPO. But I got the right people. You have to get people who are smarter than you. अगर आप काउंसिल इंडिया चला रहे हैं तो और आपको काउंसलिंग इज द कोर ऑफ दैट बिजनेस, definitely it's good to have a co-founder who knows that subject. But if you're running a restaurant, you need not be a chef yourself. You can hire a good chef. So so it depends on what kind of business we are in and what kind of personality you have. And sometimes when you grow a business, you find a co-founder on the way. So I think all that happens. कुछ चीजें ऊपर वाले पे भी छोड़नी चाहिए। हम और बॉबी भी ऐसे ऊपर वाले के सपोर्ट से ही मिले थे। राइट। हम तो स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में मिले थे। अच्छा। माउंट आबू में एक स्पिरिचुअल वो है ना अपना ब्रह्म कुमारी सेंटर। राइट। हम तो वहाँ मिले थे। अच्छा। So accidentally we met and then this started. So you have to leave it, sometimes. So मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा कि आप शायद सचिन से भी मिले। हाँ। कैसी पर्सनालिटी है आपके? Oh, he's Sachin Tendulkar is a. तो बिजनेस के रिलेटेड मिले थे कि? नहीं, एक्चुअली ये स्टोरी क्या है कि विराट कोहली को मेरा कज़न मैनेज करता था। Okay. तो जब विराट आई थिंक अराउंड 12-13 years back when he had just started, at that time my cousin told me that you should meet Virat because you're starting this whole digital journey and I think he is in need of a good digital guidance or something. Facebook नया नया आया था, बिल्कुल। तो अभी कुछ ट्विटर शायद आया था, इंस्टाग्राम वगैरह तो कुछ था ही नहीं। तो तब मैं विराट को मिला था एंड व्हेन आई मेट विराट, he was young, he was just starting out, and first time I met him at his house, we had a great time, we spoke about a lot of things. Then I kind of created his whole digital journey कि क्या होना चाहिए in terms of the brand Virat Kohli. Because at that time Messi and Ronaldo, they had already started doing that on Facebook and using digital mediums, creating their own apparel lines and all. शायद ये PR वाला कॉन्सेप्ट नया आया था। खुद की PR टीम, करेक्ट। और डिजिटल तो बहुत ही नया था। So I still remember, I had created a presentation for Virat at that time. तो मेरे ख्याल से वो प्रेजेंटेशन आज भी मैं निकाल के देखी थोड़े दिन पहले, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जर्नी आज भी वही चल रही है विराट की और किसी भी सुपरस्टार की। एंड ऑब्वियसली व्हेन विराट आई met him a lot of times and but हमारे लिए God was Sachin Tendulkar and not Virat Kohli when we were growing up. So then I had always told him that I would love to meet Sachin. So one day I think the whole team was staying in Maurya Sheraton in Delhi, and I got a call from Virat saying that Bhaiya Sachin is here, and then quickly we हमने कहा मिलना ही है 100%. So then we met him and we went to his room, and I think he is so down to earth. I mean, for me, I was awestruck. For me, in my life, there are about 2 or 3 people that I am a fan of. Sachin was one of them. And like me, there are millions of others, right? So he was so humble. I went to his room. He met us. He picked up a box of chocolate and served it to us. And that kind of humility he had. Then the picture was clicked by Virat. And Virat has clicked that picture. For us, we were in that room, so it was a great experience, and अब बात होती है विराट से? अब तो he's become too big of a guy. बात तो मतलब, but yeah, he knows me, I know him. We've met a few times, here and there, and he is very respectful, great guy. But he is what he is now. So. Okay, so that's great. हम सब सचिन के बहुत बड़े फैन हैं, even विराट के भी। कभी मिलना नहीं हो पाया, लेकिन let's see ऐसा कुछ डेस्टिनी में होगा तो ऑब्वियसली। आई थिंक शार्क टैंक इंडिया का एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहा एंड काफ़ी कुछ सीखा भी आपने। पहले शार्क टैंक में आप when we were discussing अभी, तो बेस्ट शार्क कौन है?
बेस्ट शार्क कौन है? एज अ शार्क और एज एन इन्वेस्टर, I would rate Anupam as the best investor. You know, I have the opportunity to talk to him, meet him. You know, all of them are great. You know, I would say in their own sense. But Anupam is a seasoned investor. He is one of the top investors in the country. From Ola to, so he knows how to invest, how to treat you know, the companies that. And they're all great people, you know, to great human beings. Aman has also invested, and Aman has been also very nice and helpful, and to Anushka specifically, and you know, he's also a great guy. So. And what about Ashneer? Ashneer, मतलब आजकल बहुत लाइक है। तो मतलब ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस उसके साथ थोड़ा स्टेज पे मतलब बहुत अच्छा नहीं था। I think he was there. He was there on the set, and when Anushka, so basically Anushka, my daughter, had gone to Shark Tank, and I was not supposed to be there, but because she was not 18, I had to last moment accompany her on the pitch. Okay. In fact, I didn't have clothes, so I had to quickly buy a jacket and, you know, kind of go there because I came to know that I have to go along with her. जो शूट हुआ था ये अश्विन के घर पे ही हुआ था, because he said in some interview कि वो जो शूट था वो भी मेरे घर पे हुआ था, तो वो सच है कि नहीं ऐसा नहीं है, because फिल्म सिटी में था। The whole shoot was done in Film City, and in I think Sony का अपना जो स्टूडियो है वहाँ पे शूट हुआ था। It was a very professional shoot. हमें in fact because it was season 1, till the time we reached the set, we did not know who the sharks are. अच्छा। हमें तब तक पता नहीं था। हमें वहाँ पहुँच के अंदर जाने के बाद पता लगा कि कौन है शार्क्स, एंड ऑनेस्टली हम किसी को जानते भी नहीं थे। ऐसे बोलते हैं वो स्क्रिप्टेड होता है या पहले तो सारी प्लानिंग? नहीं, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है शार्क टैंक। हाँ, आपकी वो जो पिच है, वो पिच जाने से पहले जो आप बोलने वाले हैं वो एक बार ज़रूर वो देखते हैं, बिकॉज इट हैज़ टू कम ऑन लाइव टीवी, और उसमें हमारे केस में वो पिच पूरी इंग्लिश में थी, तो उसको उन्होंने वो हिंदी में बुलवाया था। उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं था कि स्क्रिप्ट करो, ये बोलो, ये मत बोलो, बिल्कुल भी। इट्स 100% नॉन स्क्रिप्टेड शो। कैंडिड है, मतलब वो एडिटिंग में तो ऑब्वियसली सारा नहीं दिखाते हैं, जो भी दिखाते हैं वो दिखाते हैं, बट इट्स 100% जेन्युइन शो, 100% जेन्युइन शो। आप कभी शार्क बनना चाहेंगे? या मैं तो ऑनेस्टली आई एम नॉट, I don't have the personality to be a shark. I am too. एक्सपीरियंस अलग बात है, बट शार्क बनने के लिए आपको दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचना पड़ता है। मैं दिल से थोड़ा ज़्यादा सोचता हूँ, दिमाग से थोड़ा कम सोचता हूँ, तो मतलब थोड़ा मुश्किल है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अनुष्का एक दिन शार्क बने। तो वो शार्क टैंक पे आई, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर एवर ऑन शार्क टैंक, यू नो, and maybe inshallah one day she can be one of the sharks there, you know, that's what I dream of. Anushka के बारे में I was reading and I got to know that she has met Modi ji, she got award from him. Yeah. Then 26 Jan की जो Republic Day parade होती है, she was part of that. Yeah. A lot of news channels have covered her story, the vision that she is working, anti-bullying जो brand she has created. Even the Howard के प्लेटफॉर्म पे she have spoken, TEDx speaker. शार्क टैंक का तो ऑब्वियसली सीजन 1 में she was there. आप अपने आप को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर मानते हैं? अनुष्का को किसकी ज़्यादा वो है, अचीवमेंट्स किसकी ज़्यादा, आपकी या अनुष्का? नहीं, देखो अचीवमेंट्स तो ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा है, मतलब देयर इज़ नो डाउट। मतलब मेरी अचीवमेंट्स उसकी अचीवमेंट्स के आगे क्या है? मतलब शी इज 16 नाउ, and what she has achieved from say 12 years to 16 years, getting awarded by the Prime Minister, President of the country, and working with ministers, so there is no comparison. She's definitely achieved a lot more than what we could dream of, but as an entrepreneur I would say I'm a better entrepreneur, मतलब 100%. और ये जो जर्नी स्टार्ट हुई, ये वैसे तो नहीं था 3 इडियट्स में जैसे होता है ना, बच्चा पैदा होता है वैसे ही मेरा बच्चा एंटरप्रेन्योर। हाँ, तो मतलब नहीं, ये बड़ा डिफरेंट सिचुएशन थी। कम एज में
तो हुआ क्या कि जब when I had sold off my company and it was in 2009, 8 I sold off my company and Anushka was born in 2008. Okay. And 2009 I left that company and took a sabbatical. तो मैं 2009 से लगभग 2019 तक 18-19 तक I was for 8-10 years I was on a sabbatical. I was not doing anything actively. Except for maybe 1 or 2 years I worked with the Hinduja group and then came back and so I was a very hands-on father and my wife was working most of that time. She was running a chartered accountancy firm and all. So I was like a house husband and तो वाइफ भी सीए है, wife भी CA है तो house पापा पैसा आप पैसा वाइफ पैसा, समझ गया अब आई एम एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। तो बस वो अनुष्का के साथ बॉन्डिंग सॉलिड थी। हम लोग जब छोटी थी वो खाना खा रही होती थी बेड पे, तो उसका एक सीरियल वो देखती थी छोटा भीम का, फिर एक मैं देखता था शार्क टैंक US का। तो वो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप होता गया एंटरप्रेन्योरशिप में, और वो मुझसे क्वेश्चन पूछती थी तो मैं उसको कभी बच्चा समझ के नहीं जवाब देना, ऐसा नहीं होता था। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हर कि दिस इज P&L। उसको 8-9 साल की उम्र में पता था प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, क्योंकि वो शार्क टैंक देख रही है बैठ के, अब उसको पूछना ही पड़ेगा पापा व्हाट इज दिस एंड। तो उसने फिर तो वहाँ से उसका इंटरेस्ट जागृत हुआ एंटरप्रेन्योरशिप में। पर उसको जो चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छी लगी वो ये लगी कि एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा आप लार्ज स्केल पे बदलाव ला सकते हो। सो शी इज मोर ऑफ अ चेंज मेकर in her personality than an entrepreneur. So entrepreneurship is a vehicle for her to bring change. For us, entrepreneurship was P&L, profit and loss. What's our top line, what's our revenue, what's our profit, what's our asset, what's the liability. For her, entrepreneurship is bringing change. So that's the difference in thought process. तो ये सारे पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि बच्चे जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वी शुड नॉट एक्चुअली स्टॉप देम, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स कुछ फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं, अगर बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो दे जस्ट ट्रीट कि तुम शांत हो जाओ या चुप हो जाओ। तो रेदर देन दैट वी शुड ट्राई एंड एक्सप्लेनिंग देम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ताकि वो एक माइंडसेट बन जाए कि यू नेवर नो कब क्या हो जाए। एब्सोल्युटली। एंड अनुष्का को आई हैव सीन, आई थिंक शी हैज वर्कड अ लॉट इन दिस सेगमेंट ऑफ बुलिंग वाला एरिया, राइट? सो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? व्हाई ओनली बुलिंग, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? तो ऐसा कुछ खुद की लाइफ में उसके कुछ हुआ है इसकी वजह से? तो वो जब वो छोटी थी, आई मीन शी वाज इन 3rd or 4th ग्रेड, तो उसके क्लासमेट्स उसको बहुत बुली करते थे। मतलब उसको चिढ़ाते थे, उसको बोलते थे कि तुम्हारे बाल नूडल्स जैसे हैं और तुम्हारा स्किन का कलर, ये जो भी उसके ऊपर कुछ बोलते थे, तंग करते थे। तो एंड हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ स्कूल में चल रहा है, और हमें पता भी होता तो हम क्या करते, मतलब हमें पता भी नहीं था क्या करना है। तो शी यूज्ड टू कम होम क्राइंग एवरी डे, एंड शी वाज अ हैप्पी चाइल्ड। अब वो हैप्पी चाइल्ड है और वो एकदम से स्कूल से रोता हुआ घर आ रहा है, बस से उतर रहा है तो रो रहा है। तो हमें समय, आई यूज्ड टू पिक हर अप फ्रॉम द बस स्टॉप, लाइक आई टोल्ड यू आई वाज एट होम। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों रो रही है। मैंने काफ़ी कोशिश करी उससे जानने की कि क्यों रो रही है, बट वो बताती नहीं। तो बट आजकल जो माहौल चल रहा है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थॉट्स कम टू योर माइंड, व्हाट इज हैपनिंग विद हर इन द स्कूल और द बस दैट शी इज क्राइंग एंड ऑल। तो फाइनली मैंने उसके साथ कुछ ड्राइव्स पे जाना शुरू किया। मैं उसको अपनी वल्नरेबिलिटी उसको दिखाई कि पापा इज वेरी सैड टुडे, दिस हैपेंड विद पापा। एंड तो जब मैंने उसको अपनी बातें बतानी शुरू करी तो कुछ महीनों के बाद शी ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग आउट विद हर इनसिक्योरिटीज एंड हर प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट दिस होल बुलिंग थिंग दैट्स हैपनिंग। तब हमने उसको फिर थोड़ा सपोर्ट करा। हमने बोला नहीं, बुलिंग हो रही है बट तुम्हें इसका खुद सामना करना है। हमारे लिए बड़ा आसान है, हम स्कूल में जाएं, टीचर से लड़ें और पेरेंट्स से फाइट करें, बट चलो आज इसको हमने निकाल लिया बुलिंग से, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। एंड टू बी लीडिंग अ हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ यू नीड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट? जितनी प्रॉब्लम आपने लाइफ में देखी है और आपने सॉल्व करी है, उतने बेटर और सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग आप बनते हो।
ये हमें पता था, तो हमने उससे फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व कराई, हम उसमें कूदे नहीं, एंड उससे सॉल्व करी। उसके बाद उसने जब अपनी बुलिंग से निकली, फिर और बच्चों की बुलिंग हो रही थी उनको बचाया, फिर उसने कहा कि मैं अब कुछ एंटरप्रेन्योरियल करना चाहती हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। फिर उसने अपना ब्लॉग लिखना शुरू करा, एंटी बुलिंग स्क्वाड वाज अ ब्लॉग। Oh, अच्छा. And then it became very popular. The blog became very popular. Some Times of India covered it, and and then the journey began. तो अनुष्का बहुत सीधी टाइप की लड़की थी स्कूल में. हाँ, मतलब शरारती तो थी, एज बच्चे होते हैं शरारती, तो अभी भी वो बहुत है तो 16-year-old kid, लेकिन she's a person who's very good at heart. She's like a very empathetic person. मेरे स्कूल में भी जब मैं छोटा था, बच्चे तो बहुत थे, हम भी बहुत, मैं तो बहुत ही शरारती था, मैं तो बहुत पिटा हूँ। तो मेरे साथ तो ऐसे ऐसे बच्चे थे, उसमें तो मैं कहूँगा कि मैं ही बुली करता था। एक मेरे साथ दोस्त था, तो आई थिंक चौथी क्लास की बात होगी, तो हम दोनों बेंचमेट थे, बैठते थे, तो उसको टीचर ने बोला खड़े हो जाओ, बोलो कुछ, तो वो कुछ आंसर दे रहा है। अब वो बैठा नीचे, तो मैंने उसके पेंसिल रख दी, पेंसिल चुभ गई, वो रोने लगा। अब वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ मैम के पास बोलने, मैंने कहा मेरे पास च्युइंगम ले ली, उसने च्युइंगम ले ली, वो शांत हो गया। खैर कोई करना नहीं ऐसा। नहीं, बट हमारे टाइम में बच्चे इतने सेंसिटिव भी नहीं होते थे। हाँ, नहीं होते थे, अब बहुत सेंसिटिव हैं बच्चे। एक बच्चा था ऐसे ही, वो ना उस टाइम पे ग्लास पेंटिंग का टाइम था, मतलब ग्लास पेंटिंग तब चलती थी, स्कूल्स में है कि नहीं। तो ऐसे ही एक दोस्त था, तो मेरे पेरेंट्स ने नहीं दिलाए थे मेरे को कलर, तो देवर लाइक कि क्या तुम पढ़ाई पे ध्यान दे, सब बकवास है। तो एक बंदा आया मेरे पास, मेरे क्लास का ही था, तो मुझे चढ़ा रहा, देख मैंने ये ड्राइंग बना ली, ये देख कैसी दिखती है। तो मेरे को ना चिढ़ हुई उससे, मैंने उसका कांच उठाया और तोड़ दिया। तो ऐसे ही है, बट देन माय पेरेंट्स गॉट टू नो एंड दे सेंड मी टू मिलिट्री स्कूल। फिर वहाँ पे तो फिर चीज़ें बदल गई। देन आई वेंट अंडर अ लॉन्ग रिगरस ट्रेनिंग, और फिर मिलिट्री स्कूल का फिर कहाँ गए थे? एनडीए टाइप स्कूल? इट्स इन मिलिट्री स्कूल अजमेर। फिर वहाँ पे मैं वापस आ गया 2 साल बाद, उन्होंने मुझे निकाल दिया स्कूल ने। अच्छा। शैतानी थोड़ी ज़्यादा थी। देन आई केम बैक, आर्मी स्कूल ज्वाइन करा दिया मेरे पेरेंट्स ने। तो आर्मी स्कूल में जब ज्वाइन किया, तो 8वीं क्लास ऐसी थी जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब और शरारतें नहीं करनी है। अच्छा, तब सीरियसनेस आ गई। तब से फिर मेरे मतलब 8th क्लास वाज द लाइफ चेंजिंग, जब 7th क्लास में मुझे निकाल दिया स्कूल से, एंड दैट टाइम आई सॉ माय फादर क्राइंग फर्स्ट टाइम। और फिर वो चीज़ हिट हो गई कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा हो गया। अब थोड़ा सुधर जाते हैं। एंड इवन व्हेन आई वाज इन 6th and 7th क्लास, तो हमारे ना 5 मिलिट्री स्कूल है इंडिया में, अजमेर, बैंगलोर, चैल और धौलपुर, और एक और है बेलगांव। तो हमारे 5 स्कूल्स का ना पेंटेंगुलर मीट होती थी। अच्छा। और 6वीं क्लास का बच्चा बॉक्सिंग में पेंटेंगुलर मीट के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, एंड आई प्लेड दैट इन 6th क्लास। तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, मतलब तो फिर इसीलिए लड़ाई झगड़े के स्पोर्ट्स। हाँ, लड़ाई झगड़े, वो मतलब ये उसी का निशान है। ये तो 3 साल का है। अच्छा। व्हेन आई वाज अ 3-year किड, तो गांव में था, तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो गांव में क्या होता है कि वो धान कट के आता है ना जब नया नया सीजन में, तो घर में कटकों की ऐसे लाइन लगी होती है। तो मेरी मम्मी खाना बना रही थी किचन में, तो मैं ना टमाटर बहुत खाता था, तो मम्मी ने क्या किया, टमाटर उठाए और ऊपर रख दिए टाट पे। अब मेरे को ये चिल्लू हुई कि यार टमाटर तो चाहिए, मम्मी किचन में। तो मेरे क्या था, दादाजी का बक्सा था, वो रखा था, उसके ऊपर धान के कट्टे रखे थे और उसके ऊपर वो रखी थी। तो मैंने सोचा कि मैं पहुंच जाऊंगा, इस बक्से पे चढ़ूंगा। 3 साल की उम्र में? हाँ, 3 साल की उम्र में। कट्टे पे पैर रखूंगा, 1-2 चढ़ूंगा, पहुंच जाऊंगा, सिंपल। मैं चढ़ा और वो कट्टे तो फिसलन होती है उस पर, मेरा पैर फिसला और जो बॉक्स था ना, उसका जो कॉर्नर होता है वो मेरे यहाँ घुस गया। सो इट वॉज डार्क वाइट एकदम ब्लड। पहले तो मुझे तो नहीं पता, मम्मी बताती कहानी है। तो पहले तो 5-10 मिनट तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब गड्ढा हो गया एक, बट ब्लड नहीं निकला। सो दे वर लाइक कि चलो ब्लड नहीं निकलेगा, इतने डॉक्टर के पास। और गांव में तो तब कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे को जब ले भी गए थे तो साइकिल पे लेके गए थे 3 किलोमीटर दूर, तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी उतनी। तो पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर 15 मिनट बाद ऐसा खून निकला कि पूरा मतलब खून 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 खून। देन फिर डॉक्टर ने वो स्टिच लगाए। अब वो गांव के डॉक्टर थे जुगाड़ू, उन्होंने कैसे स्टिच लगाए पता नहीं, वो निशान ही बन गया, ब्यूटी स्पॉट बना दिया। अब तो फिर मेरी भी बुलिंग हुई है स्कूल में। कोई मेरे को हैरी पॉटर बोलता था, कोई मेरे को बोलता था तू लाइफ से रिजेक्टेड है इसलिए तेरे क्रॉस लगा।
बट ठीक है, मैं मतलब शरारती था तो हो सकता है मैंने वो कभी दिल पे नहीं लिया। राइट। तो खैर आई केम फ्रॉम एवरी किड इज डिफरेंट, यू नो, सम पीपल डोंट टेक इट टू देयर हार्ट। हाँ। और ये बट आजकल आई वाज सीइंग अनुष्का's वीडियो, तो द वे शी इज सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, जो उसके स्पीच थे, मैंने उसके 2-3 स्पीच भी सुने थे। बुलिंग पे जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है या जिस तरीके से चाहे अनुष्का काम कर रही है या और भी कुछ वेंचर्स काम कर रहे हैं, क्या ये काफ़ी है या अभी और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर होना बचा है इंडस्ट्री में, या और अभी तो क्या क्या बहुत करना चाहिए? अभी तो देखो बहुत बचा है, अभी तो ये शुरुआत हुई है। अभी तो जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, एक्सपोज्ड पेरेंट्स हैं, हमारे जैसे पेरेंट्स हैं, जब तक हमारे बच्चे के साथ नहीं हुआ तब तक हमें भी नहीं पता था कि बुलिंग क्या होती है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हमारे लिए, जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई, वैसे हमारे लिए स्कूल में लोगों को मारना पीटना और यू नो बड़ी नॉर्मल बात थी। लेकिन उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है। कुछ ऐसे लोगों को मैं अपने क्लासमेट्स को जानता हूँ, उसमें से एक है जो स्टार्कलिंग स्टोरी थी मुझे, जो समझ में बाद में आई। मतलब हम लोग जब अपने स्कूल का आई थिंक 20th एनिवर्सरी मना रहे थे, इन द सेंस 20 साल स्कूल छोड़ने के बाद, उसने मुझे कहा कि मैं स्कूल की रियूनियन में नहीं आऊँगा। तो मैंने उससे कई बार मैसेज किया, उसने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने उससे फिर पूछा कि तू क्यों नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस इन स्कूल। तो मैंने कहा कब, ऐसा क्या हुआ? मतलब हमें पता भी नहीं। तो उसने फिर बताई स्टोरी के यू नो मेरे को सब बोलते थे, और मैं जब सुना तो मुझे याद आया कि सब उसको शायद काफ़ी चिढ़ाते थे, खींचते थे, और उस चीज़ का वो इतना इम्पैक्ट हुआ उसके ऊपर। एंड he said that I am only talking to you because you were one of the only kids who supported me कि नहीं इसको तंग मत करो। मतलब I was also an aggressive kid. I was amongst the bullies, not amongst the one who's getting bullied. But I was also kind of, I might have protected him कि नहीं यार इसको छोड़ो, तुम इसको तंग मत करो। तो he said इस तो जब 25 साल इम्पैक्ट रह सकता है स्कूल के बाद, तो इसका मतलब वो आपको कितना शेप कर सकती है। चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो लाइफ लॉन्ग रहता है। तो उसको आई थिंक समझना पड़ेगा। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली सेंसिटिविटी बहुत कम है, और वो इसलिए भी है कि हमारा हम अभी अपने दाल रोटी की स्ट्रगल चल रही है कंट्री में। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो हम कहाँ इमोशंस की बात करेंगे? अभी पेट भरने की बात चल रही है यहाँ पे, और फ़ोन खरीदने की बात हो रही है, तो हम कहाँ इमोशंस की बात करेंगे? तो आई थिंक वी आर वेरी फार, वेरी वेरी फार। यहाँ इमोशन से ऊपर एप्पल का ही फ़ोन आता है। हाँ, तो वही है कि एप्पल आईफोन की स्ट्रगल चल रही है अभी लोगों की, तो कहाँ इमोशंस, कहाँ बात होगी अभी? तो बहुत दूर है हम अभी वहाँ से। तो ठीक है, ये एक ऐसा दौर है जहाँ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा एक एंगल जानना चाहता हूँ आपको टेक्नोलॉजी पे, बिकॉज टेक्नोलॉजी पे आपने एक बहुत लंबे समय से, या फिर कहूँ कि शुरू से टेक्नोलॉजी के साथ काम किया। और ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कुछ भी, इट इज़ किलिंग जॉब्स, है ना? ऐसा काफ़ी ब्लॉग्स भी हैं इस पर, कई लोग डिबेट भी करते हैं, हाईली डिबेटेबल टॉपिक है। आपकी राय क्या है कि सच में टेक्नोलॉजी जॉब किल कर रही है या टेक्नोलॉजी और जॉब बिल्ड कर रही है? देखो, टेक्नोलॉजी ने, मैं हमेशा टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता पिछले 25 साल के मेरे करियर में टेक्नोलॉजी ने जॉब किल करी है। ओके, इफ़ यू लुक एट इट एज अ होलिस्टिक पिक्चर, जहाँ पूरा सम टोटल देखें, कुछ लोगों की जॉब गई है जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पाए। मेरे फादर उसमें से एक थे जो बैंक में काम करते थे, और कंप्यूटराइजेशन आ गया और वो रेजिस्टेंट थे कि मैं कंप्यूटर नहीं सीख सकता, मैं कंप्यूटर नहीं सीखूंगा, मेरे को आता ही नहीं है, मैं करूँगा ही नहीं। ही वॉज वेरी रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से ही टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाए। अब एक आदमी की जॉब जाती है और 4 नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कंप्यूटर सीखते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ अ बिग लेवलर। अगर टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, और मेरे केस में अगर मैं टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में नहीं होता, तो मैं जो 3 जनरेशन से बिजनेसेस कर रहे हैं कैसे मुकाबला करूँगा, कैसे बिजनेस में आऊँगा?
मैं कैसे इन्वेस्टमेंट लाऊंगा? अगर मुझे रियल एस्टेट का बिजनेस करना है, मुझे एक दुकान भी खोलनी है, तो वो दुकान में पहले करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होगी, कैसे करूंगा? मैं नहीं कर सकता। तो टेक्नोलॉजी इज अ बिग लेवलर, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप टोटल सम देखोगे, कुछ की नौकरी जाएगी बट बहुत सारों की नौकरी लगेगी। सेम इज विद एआई। जो एआई सीख रहा है, जो एआई आगे सीखेगा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखता रहेगा, उसको जॉब मिलती रहेगी। जो नहीं सीखेगा, उल्टा उसके लिए तो ऐड ऑन अपॉर्चुनिटी है। जो नहीं सीखेगा उसका जाना ही ठीक है। अब जैसे पहले मेटा नहीं हुआ करता था, राइट, तो मार्केटिंग एक बहुत अलग लेवल पे देखी जाती थी। Correct. अब मेटा एड्स आ गए, तो कुछ लोगों ने मेटा एड में मास्टरी कर ली, तो वो एक उनके लिए अलग स्कोप हो गया, और जो नहीं कर पाए वो आई मीट स्टूडेंट्स एवरी डे जो जिनको ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे उन्होंने लाखों रुपए दिए प्राइवेट में या रेप्यूटेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उनको 15,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही, जबकि ड्राइवर को 20,000 की नौकरी मिल रही है। और वो एक स्किलिंग कोर्स करते हैं डिजी परफॉर्म से या काउंसिल इंडिया से, और उसके बाद उनको स्टार्टिंग सैलरी 20-25 हज़ार रुपये मिल जाती है, और वो करते करते 2 साल में 12 लाख के पैकेज पे है, कोई 4 साल में 24 लाख के पैकेज पे है। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच स्टूडेंट्स हु कम आउट ओनली फ्रॉम डिजी परफॉर्म, एंड देर आर सो मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस हु आर डूइंग दिस जॉब। तो आई थिंक नए स्किल्स और नई टेक्नोलॉजी सिखाना और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजी परफॉर्म का एक्स फैक्टर क्या है? देखो, डिजी परफॉर्म का एक्स फैक्टर मैं सिर्फ जो मैं कहूँगा वो है ऑनेस्टी से कस्टमर को डिलीवर करना। दैट इज आवर एक्स फैक्टर, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जब कोई एजुकेशन में घुसता है, कोई स्कूल खोलता है आज की डेट में, या कोई एजुकेशन कंपनी खोलता है, अनफॉर्चुनेटली कोई हॉस्पिटल भी खोलता है, तो अनफॉर्चुनेटली इसलिए बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोग जो मुझे मिलते हैं, उनका एजेंडा पैसा कमाना होता है। दे ऑलवेज से दैट हेल्थ केयर में जाओ और एजुकेशन में जाओ, बहुत पैसा है। हॉस्पिटल में तो बिल्कुल ही है। नोबडी सेज कि एजुकेशन में जाओ, हेल्थ केयर में जाओ, मुझे दुनिया की मदद करनी है। कोई, ठीक है, आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, इट्स अ फॉर प्रॉफिट कंपनी, आई एम नॉट सेइंग मैं पैसा नहीं कमा रहा, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे आई एम मेकिंग मनी, बट द कोर ऑफ दैट कंपनी इज टू डिलीवर एजुकेशन। If you're not doing that, then you are not doing justice to your company or what you're trying to do. तो I think हमारा core रहता है कि हम अच्छी डिलीवरी दें बच्चों को। हम 90-95% सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं कि हम भी 100% हो पाते होंगे, बट इंटेंट हमारा है, हम कोशिश पूरी करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और मेरे डाउन अंडर जितनी भी टीम है, उनको यही इंस्ट्रक्शन होती है कि बच्चे को डिलीवरी अच्छी दो, उसको इतना तैयार करो कि उसको जॉब मिल जाए या वो अपना वेंचर शुरू कर सके। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक सर्टिफिकेशन कंपनी बन के रह जाऊंगा और मेरा पढ़ाने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिलेगा, तो फिर हमारे और ये बीकॉम और BA1 में क्या फर्क रह जाएगा? फिर कोई वैल्यू नहीं है। देन विल नॉट डू। तो हम बड़ा क्रिटिकल रहते हैं कि जो भी बच्चा जॉब करना चाहता है उसको जॉब मिल जाए, जो बच्चा अपना बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करे। कुछ ऐसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स डिजी परफॉर्म ने बिल्ड करे हैं, कुछ नाम? बहुत सारे, आई मीन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम, यू नो, हु हैव टेकन देयर कोर्सेज फ्रॉम डिजी परफॉर्म एंड वर्किंग इन टॉप एजेंसीज, who are running very big brands. In fact, there are some of them who were already running big brands and have come and learned digital marketing at Digi Perform, who are startup founders, you know, so lots of them are there earning very well. So I think हमारा जॉब है उनको सिखाना और पॉलिश करना, और बाकी हम एक एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक काम कर सकते हैं। मेहनत बच्चे ने करनी है, वो उसको कैसे यूज़ करता है अपने स्किल को, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बट या लॉट्स ऑफ देम। तो सर लेट्स नाउ टॉक अबाउट थोड़ा सा मेंटल हेल्थ स्पेस के बारे में। अनुष्का से ही एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि जैसे बुलिंग पे काम कर रहे हैं हम, बुलिंग पे हम एक पूरी स्पेस को सेफ बनाना चाहते हैं। मैंने देखा है बच्चों में, इवन मैं खुद टीचर था स्कूल में, मैंने 4 साल पढ़ाया है स्कूल में, 2014 से 2018 तक। तो जेन्युइनली मैंने देखा है कि बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं। इवन काउंसिल इंडिया स्टार्ट करने के पीछे भी ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग इन लाइफ कि ना बच्चे का और पेरेंट के बीच का कोई बॉन्ड है, और बच्चे के और टीचर के बीच का भी कोई बॉन्ड नहीं है, और एट द एंड ऑफ द डे सारी एक्सपेक्टेशन टीचर की भी और पेरेंट की भी बच्चे के ऊपर है, और बच्चा एक ऐसा बच जाता है बेचारा जो सबसे दबाव में है, और उसकी सुनने वाला कोई नहीं है।
क्योंकि वो किसी को रीज़न नहीं दे सकता, वो तो बस फॉलो करेगा। राइट। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये जो मेंटल हेल्थ स्पेस है इसको कैसे बिल्ड कर सकता है कवच, या फिर आप या अनुष्का, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके हिसाब से? ये जो स्कूल वाला जो सेगमेंट है इस पर कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना लोग इस पर और इसमें लोग काम कर सकते हैं? देखो, mental health of kids is going to be the next big pandemic in the world, because बच्चे जो बड़े हो रहे हैं पूरा दिन गैजेट्स पे लगे हुए हैं। ये तो agreed. They are into big time into gaming. They cannot differentiate between the real world and the virtual world. पेरेंट्स जो उनके हैं, फैमिलीज डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, जॉइंट फैमिलीज ख़त्म हो गई हैं, Right. दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बच्चे मेड पाल रही हैं, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम है नहीं, सारा इन्फ्लुएंस बच्चे एक दूसरे को दे रहे हैं। तो हम सोचते थे कि WHO का स्टैटिस्टिक है कि एक बच्चा, हर 10 बच्चे में से एक बच्चा किसी मेंटल हेल्थ ट्रॉमा से गुजर रहा है, बट विच वॉज शॉकिंग, राइट। बट जब हम साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, दे आर टेलिंग अस दैट एवरी सेकंड किड, मतलब आज की डेट में हर दूसरा बच्चा किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है, और पेरेंट्स को पता नहीं है कि वो मेंटल हेल्थ इशू है। True. अगर वो बच्चा खा नहीं रहा है, कम खाता है, ओवर ईटिंग करता है, राइट, पूरा दिन गेम में लगा रहता है, इतना वीडियो गेम या इतना टीवी देखता है कि कार्टून कैरेक्टर की तरह बात करना शुरू कर देता है, कॉपी करना शुरू कर देता है, राइट। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, चीजें तोड़ रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल। बट पेरेंट्स उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक मेंटल हेल्थ इशू है, इसको टैकल करना बहुत जरूरी है। थिंग्स लाइक ADHD इज इंक्रीजिंग। ADHD तो बहुत कॉमन हो गया है ADHD। आई हैव मेट विद वन ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, 60% ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने एक टेस्ट करवाया था हमसे, 60% बच्चे ADHD से निकल रहे हैं। माय गुडनेस, आप देखो ना, 60% बच्चा, 100 में से 10 में से 6 बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो, और हमें पता ही नहीं, अभी तो हम देख ही नहीं रहे हैं, एजुकेशन ही नहीं है। तो ये वही दौर हो रहा है जैसे अर्ली 2000 या लेट 90s में से लेकर अभी तक जो हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, कैंसर्स जो बढ़ रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी। हम सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, एवरीथिंग वी वांट कि हम गाड़ी में जाएं, एक्सरसाइज कौन करेगा, यू नो, दैट इज व्हेन द मनी स्टार्टेड कमिंग इनटू द कंट्री, वी स्टार्टेड फीलिंग कि ये सब चीजें हमारे लिए, हमारे को अच्छा बना रही हैं, यू नो, वी आर ग्रोइंग इन लाइफ, बट हमारी बॉडी को खत्म कर रही थी। हमें अब पता लग रहा है कि वो चीजें हमारी बॉडी खत्म कर रही थी, हमें नॉलेज नहीं थी। आज हमारे बच्चों को ये सारी चीजें खत्म कर देंगी, हमें नॉलेज नहीं है, बिल्कुल। तो इट्स गोइंग टू बिकम अ बिग पैंडेमिक। कवच अपना रोल प्ले कर रहा है, हम बच्चों को क्लोजली देखते हैं, तो अनुष्का इज वेरी पैशनेट अबाउट इट। हम देख रहे हैं हम क्या एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि बच्चों को एजुकेट करें, पेरेंट्स को एजुकेट करें, उनको काउंसलिंग सर्विसेज दें, उनको कैसे इस चीज़ से टेक्नोलॉजी को बेहतरी के लिए यूज़ करना है, उस वो बताए। यू नो, सेम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बिजली भी बनती है और सेम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बॉम्ब भी बनता है। तो टेक इज नॉट बैड, बट आप जिस तरीके से टेक को यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, बच्चे को खाना खिलाना है, उसको आईपैड दे दो, वो आईपैड मुंह में रख के खाना खा रहा है, यू नो, दिस इज नॉर्मल फॉर एवरी फैमिली टुडे, बट इज इट राइट? अरे एक दो मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं, 2 साल का बच्चा वो रील्स इतनी देख रहा है कि जब वो रात को सो रहा है तो भी वो सोते सोते में उसका हाथ ऐसे चल रहा है। वाह, बताओ, ऐसे ऐसे केसेस भी व्हाट अ सैड सिचुएशन देख रहा हूँ। कल ही न्यूज़ में ही था, 7th क्लास की लड़की, शी वॉज इनटू गेमिंग, तो गेमिंग में उसने सट्टा लगाया, रिसेंट ये बिहार का इंसिडेंट है, सट्टा लगाया और हार गई, और अपने ही कोई गेम पार्टनर के साथ शी प्लान्ड हर ओन किडनैपिंग।
पैसा देने के लिए कल ही न्यूज़ सुन ये होगा। अब ये क्या है, बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है, ये बढ़ता जा रहा है, इसको ठीक करना तो ज़रूरी है। तो बट यू नो वी कैन डू एज मच। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेट्स हैव टू कम टुगेदर एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम और टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, वरना ये बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा पैंडेमिक क्रिएट हो जाएगा और संभालना मुश्किल हो जाएगा और ये बच्चे एडल्ट बनेंगे। करेक्ट। और यही फिर जो अभी 7th क्लास 7th क्लास में खुद ही किडनैपिंग कर रहे हैं वो 17 में तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्राइम रेट बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ रहा है एडल्ट्स में, सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या करना है, यू नो का सुसाइड्स आप देखो, एक कोटा जैसे शहर में हर महीने 2-3 सुसाइड्स हो जाती हैं बड़े आराम से। तो मतलब ये दिस इज वेरी सैड सिचुएशन। इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स में नहीं है तो बच्चे को क्या सिखाएंगे? सबसे बड़ी चीज़ है इमिटेशन। जो बच्चा अपने पेरेंट में देख रहा है वही इमिटेट करेगा। पापा गुस्सा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, वहीं से फिर वो धीरे धीरे स्टार्ट। शुरुआती दिनों में मतलब मैं खुद ही कई सारे विलेज आउटस्कर्ट्स में जाता था काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जैसे अपना शाहबाद डेयरी साइड का जो इलाका है वो थोड़ा आउटस्कर्ट में रहता है। तो एक वहाँ पे गांव था, मैंने एक एसोसिएशन NGO ज्वाइन करी थी काउंसिल इंडिया ने, सुबक्षिका करके, सुबक्षिका फाउंडेशन। तो वो लोग क्या करते थे, अलग अलग विलेजेस में जाके वहाँ के बच्चों को काउंसलिंग और बच्चों से थोड़ा बात करना, डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग पेरेंट उनसे बात करना, मम्मी पापा से बात करना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको खाना पीना बांटना। तो मैं उनके साथ 2 महीने एसोसिएट हुआ। 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे वहाँ पे जो बाप उनका सिगरेट पी के फेंक देता है उसको उठा के पीते थे। तो ये उनकी शुरुआत थी और ऐसे धीरे धीरे करके वो फिर पापा के उससे पैसे चुरा के फिर बंडल खरीदने लगे, फिर वो 5 लोगों का ग्रुप बना के वहाँ पे वो बीड़ी पीने लगे। तो मतलब शुरुआत तो घर से ही हो रही है। घर से होती है और ये कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड की प्रॉब्लम नहीं है, हर लेवल पे ये प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है कि गांव है या शहर है। लंदन में आई नो किड्स जो 4th क्लास के बच्चे वेप कर रहे हैं। तो मतलब इट्स ये जो एक्सेस है to all these things and it's going to you know really create a major impact. क्या इसके पीछे डिजिटल नॉलेज होना बहुत बड़ा रीज़न है? मतलब जिस तरीके से डिजिटली आजकल इजीली अवेलेबल हैं, तो क्या वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पीछे? देखो बहुत इस तरीके से आई थिंक हम डिजिटल को ब्लेम कर सकते हैं, राइट, बट आपको अगर खुद पे कंट्रोल नहीं है या अगर हम एज अ सोसाइटी किसी चीज़ को कंट्रोल करके यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आज मैं अगर अमूल बटर को गालियां देना शुरू कर दूं कि अमूल बटर की वजह से मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब इट्स लाइक लाफिंग स्टॉक बनने वाली बात है आपको। लेकिन हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं था। हमारे टाइम में जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें पता ही जंक फूड खा रहे हैं, यू नो। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, इनफैक्ट हमारे टाइम पे भी सिगरेट स्मोकिंग बहुत कॉमन थी। हमारे पेरेंट्स के टाइम में उनको पता ही नहीं था। माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू स्मोक लाइक 40 cigarettes a day because it was nobody knew that's going to cause cancer later. तो वो lack of knowledge, lack of education, I think is the biggest problem. और आजकल तो बच्चे ऐसे बोल देते हैं, उन्हें बोलो क्यों पी रहे हो, तो कहते हैं कि कई लोग तो पी के भी जिंदा हैं और जाने वाला तो बिना पिए भी चले जाता है। हाँ, मतलब क्या फर्क पड़ता है? हर एक की अपनी फिलॉसफी। I have a growing kid, right? So I won't mind if she wants to have a drink or two as long as she knows where to stop, when to stop. If she has education, she should not be doing it under peer pressure. The other thing is, I have seen kids who are unhealthy. If you're unhealthy and then you are abusing, you know, and you are having alcohol or you are vaping and you're already unhealthy, and the parents are okay about it, then I think where are you leading your child to? What disaster. अगर आप उसके हेल्थ खराब हो रही है, कोई बच्चा हेल्दी है, स्पोर्ट्स करता है, पूरा दिन भागता है, एक्सरसाइज करता है, जिमिंग करता है और हफ्ते में 1-2 बार अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बियर पी लेता है, इट्स फाइन, नो बिग डील, यू नो। करेक्ट। बट आप पूरा दिन काउच पे बैठे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, वेट आपका बढ़ता जा रहा है, बच्चों को डायबिटीज और पता नहीं कोलेस्ट्रॉल एंड आंखें की प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या, ओबेसिटी, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद भी अगर पेरेंट्स भी पी रहे हैं और बच्चा भी देख रहा है, अब बच्चा पेरेंट्स मना भी करेंगे तो वो कह रहे हैं यार खुद पी रहे हैं पूरा दिन। तो कई बार आजकल तो बच्चे बोल देते हैं, आजकल बच्चे नहीं बोले या ना बोले वो देख रहे हैं ना। यू हैव टू
set an example, you know. And kids actually they follow. They will follow. They will see what you are doing. They will not do what you are saying. It is very simple. तो सिंपली आप जो करोगे वो वैसा करें. वो बच्चा रिफ्लेक्शन है, खासकर जो छोटा बच्चा है, मतलब वो ठीक है 12-15 साल के बाद बच्चे की पर्सनालिटी बननी शुरू हो जाती है. उससे पहले तो बच्चा अगर चिल्ला रहा है या बहुत वायलेंट है तो वो घर पे कहीं वायलेंस देख रहा है या टीवी में वायलेंस देख रहा है तो वो वायलेंट है. अगर बच्चा शांत है बिल्कुल और अच्छा है तो वो कहीं. And I've seen that with dogs also. You'll see dogs becoming aggressive in aggressive houses, and dogs becoming nice and subtle and loving in loving houses. So it's like the environment. एक ऐसी डेट जो मनु जॉली कभी नहीं भूल सकते. 20 मई. ओके. जिस दिन मैं पैदा हुआ. इसके अलावा मतलब देखो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेट ऑफ माय लाइफ हैज बीन द डे अनुष्का वाज बोर्न. Okay. I was expecting. Yeah, that is the actually the date which has been very very special. We were waiting for it for a long time, and it happened, and she came into our lives. I think that was a big moment for me and my wife both and our तो family. जब शार्क टैंक में हम दोनों गए तो आई थिंक अनुष्का और भी आपसे भी ज़्यादा खुश होंगी. हाँ मतलब बहुत खुश थे. मतलब मैं वो नर्वस थी थोड़ी सी और मतलब नर्वस हो गई थी स्पेशली जब उसकी स्क्रिप्ट इंग्लिश से हिंदी करा दी तो उसको हिंदी उस टाइम बोलने में बहुत तकलीफ होती थी. इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी है तो वो हिंदी उसको बोलना में प्रॉब्लम थी और हम क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो हम इंग्लिश सब बोलना चाहते थे तो लेकिन हमें रियलाइज़ हुआ कि यार इसको हिंदी आनी चाहिए. अब तो खैर वो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती है. लेकिन वो नर्वस हो गई थी बट यू नो वी वर वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड. ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग. 13 साल की थी वो. नर्वसली एक्साइटेड यू नो शी इज 13 इयर्स ओल्ड. शी इज द यंगेस्ट कंटेस्टेंट. वही तो वो एक बड़ा एज का एक बहुत बड़ा फैक्टर है. एज का बहुत. बड़े उस प्लेटफॉर्म पे जाके हिल जाते हैं. या तो 13 साल की उम्र में शार्क टैंक में जाना, शार्क्स के सामने खड़े होना, डिलीवर करना, इन्वेस्टमेंट लेना, वापस आना, इट वाज अ बिग थिंग. या इट वाज डेफिनेटली. अश्नीर ने किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे आपके इस पर्टिकुलर वेंचर को लेके? Ashneer Grover, you know, is what he is. You know, he's a loud person, and I think हम लोग जब गए थे तो अनुष्का ने अपनी पिच दी and the other judges could see that Anushka is a kid, you know, and little nervous, and anybody can be nervous, but Anushka is a kid. But जैसे ही अनुष्का की पिच खत्म हुई अश्नीर के क्वेश्चन आने शुरू हो गए कि ये तो कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई बिजनेस थोड़ी है, ये तो आप चैरिटी कर रहे हो. एंड बिकॉज अनुष्का हैड सीन शार्क टैंक US and she knew that Mr. Wonderful Kevin talks like this sometimes. You know, he's a similar character. So maybe Ashneer was trying to copy him. And जब हम लोग स्टूडियो में थे तो लोगों ने कुछ बोला भी था कि अंदर एक अश्नीर है. We didn't know who is Ashneer or who are these guys, right? तो except Namita, we did not know anybody. So अश्नीर ने आके तो अनुष्का को थोड़ा सा preparation था, but he was again firing questions on her and trying to, and that is when I stepped in. I mean, it was not on camera. You know, I had to step in as a father also to protect my kid. You know, कि उसका तो confidence एकदम low हो जाएगा. And then I asked him. I said, आपको पता है इंडिया में कितने schools हैं? तो he was saying कि schools business नहीं करते, schools लाला रन होते हैं, school से काम करना बहुत मुश्किल है, school से, which is okay, which is right, but there is a way to talk in when you are a kid, you know. So I then stepped in and I asked him, आपको पता है इंडिया में schools कितने हैं? तो he said नहीं. मैंने कहा then you have no right to make these comments. जब आपको business के बारे में कुछ पता ही नहीं है और आप comment कर रहे हो, तो then he stopped. Then he said, okay, I am out. Okay, good, thank you. तब हमने फिर बाकी 4 judges पे focus किया, and the other judges were extremely nice, and they understood the problem. They also realized that it is not a business. हमारी company भी form नहीं हुई थी, correct. but they were kind enough to support the cause, you know, and I think that was a great gesture, and I'm sure Anushka is going to come out with flying colors, and Kavach is going to do well, and hopefully they are going to get great returns. Want to see Anushka as a shark one day? Yeah, I hope so. You know, that's something that I dream of. Yeah, maybe. Because the age where she started, she has a very good time with her. Yeah, absolutely. So she was the youngest contestant on Shark Tank India ever, because अब तो वो ले भी नहीं रहे हैं young बच्चे को. 13 साल की थी, and she can be the youngest shark if she wants to. Okay. You know. So before we come to the conclusion of our podcast, दो questions. Sure.
मनु जॉली की लाइफ का सबसे वर्स्ट टाइम कौन सा था जहाँ से वापस आए? एक होता है ना हम सबकी लाइफ में एक ऐसा वर्स्ट टाइम होता है, मतलब जहाँ से लगता है कि अब बस शायद नहीं आ पाऊँगा, बट फिर हम आ जाते हैं। देखो ये मैं बहुत लोगों को कहता भी था जो कोविड में बड़ा डिप्रेस हो गए थे कि अगर कोविड आपकी ज़िंदगी का वर्स्ट टाइम है तो आप बहुत लकी हो, इसका मतलब आपने इससे बुरा टाइम देखा ही नहीं। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे टाइम्स आए हैं जहाँ पे लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई और अब यहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग you are a fighter, you know, you can cry for 1 day, 2 days, 1 month, 2 months, but if you ultimately want to come out, you come out of it. So I think if I have to talk about one experience that was the lowest low of my life, it was when I came out of, had just started my company and we got married and got married because my company suddenly was doing extremely well. I had one client which was Standard Chartered Bank, and from zero to I think 120 people team in about 1.5 years is what I had built, and extremely good profits and everything was going very well. And then suddenly Standard Chartered decided that we don't want to outsource our operation. We are getting our own subsidiary and your entire business is going to shut down. And I think that was our and I just come back from my honeymoon. And I just gotten married and you have plans. अरे अब तो क्या 25 साल की उम्र थी, अब तो सब हो गया सेट, मतलब बढ़िया चल रहा है, अब तो सीधा करोड़पति बनने वाले हैं। और अभी तो शुरू ही हुआ था और हमने सारे प्लान बना लिए थे अगले 10, 15, 20 साल के। तो और वो एक ही क्लाइंट था और बड़ा क्लाइंट था और वो खत्म। एंड आई थिंक दैट वाज वन मोमेंट वेयर आई वाज, एंड उससे पहले भी मोमेंट्स आए, उसके बाद भी मोमेंट्स आए, उससे बुरे मोमेंट्स आए, बट वो एक टाइम था जब आई वाज द वीकेस्ट, आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड आई काइंड ऑफ वाज उस टाइम अगर ये हमें पता होता कि डिप्रेशन क्या होता है तो शायद डिप्रेशन में था मैं, कि सोना नहीं पूरी रात, और या सोना है तो सो ही जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और and that is after marriage. Just after marriage, just after coming back from my honeymoon, I mean the second day, next day. So and my wife is also thinking, कि oh my God, am I so unlucky for you कि मैं आई और ये हो गया, and I used to joke later कि you came and मेरी company बिक गई, तो वो बिक गई for millions of dollars, so it's a good thing. Elon Musk, Steve Jobs, उनके साथ भी कुछ आइडेंटिकल हुआ है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द हनीमून। अच्छा, तो मे बी दैट हनीमून पे जाना नहीं चाहिए, बट वो था लोएस्ट लो अगर मैं फ्रॉम अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, एंड देयर आर पर्सनल लोज व्हिच हैपन व्हिच आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट I was the weakest then because I was not prepared. Correct. So I think but then came out of it and went to Standard Chartered and told them that I will not let you do this, fought with them. I send a legal notice to them and legal email or something like that, and in the meanwhile built a network of clients. 3-6 महीने में 3-4 क्लाइंट बनाए, 1-1.5 साल वो बिजनेस वहीं से स्केल अप हुआ, मतलब वहीं से मुझे समझ में आया बिजनेस स्केल कैसे होता है। नहीं तो मैं तो एक क्लाइंट जहाँ मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड्स थे जो वो लोग 20-25 हज़ार रुपये की जो जॉब कर रहा था ICICI में, वी वर वेरी हैप्पी, कह रहे तो टॉपर है, इसने 25-30 हज़ार की जॉब मिली हुई है, और मैं कमा रहा था 5 लाख रुपए महीना। 100 people I was making a margin of 5 lakh rupees a month, and suddenly you go down at that time, and तो वो एक अच्छा सबक था। फिर वहाँ से उसके बाद मैं रुका नहीं, कंफर्ट जोन तोड़ना भी जरूरी है। वो मेरा जिंदगी का पहला और आखिरी टाइम था जब मैंने उसके बाद आज तक अपने एग्स एक बास्केट में रखे ही नहीं। दैट्स व्हाई वन ऑफ द रीजन जो आपने पहले पूछा था कि क्यों इतनी सारी कंपनीज, क्योंकि वो झटका जो था ना, वो डिप्रेशन था, वो रियल था कि सब कुछ बना हुआ टूट गया। तो एक
एक जगह नहीं, एक चीज पे ज्यादा डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए बीवी के अलावा। वो एक ही बहुत है। ये सही बोला आपने। वो एक बहुत है। सो बिफोर वी एंड 5 टिप्स फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स और यूथ जो कंफ्यूज है इस दौड़ में कि डिग्री इम्पोर्टेंट है या स्किल इम्पोर्टेंट है। जैसे हम जब बड़े हो रहे थे, डिग्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिग्री देख के नौकरी मिलती थी। करेक्ट। फिर एक टाइम आया जब हमने डीजी परफॉर्म स्टार्ट किया, वैभव ने हैशटैग स्टार्ट किया स्किल ओवर डिग्री। ओके, नाइस। कि स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिग्री। आने वाले टाइम में ना डिग्री काम आने वाली है, ना स्किल काम आने वाली है। अच्छा। क्योंकि जब एआई आ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो स्किल की क्या ही वैल्यू है। आज हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो एडिटर है, वीडियो एडिटर इज अ गुड जॉब प्रोफाइल, बट अगर वो वीडियो एडिटिंग का काम 80% एआई कर देगा तो वीडियो एडिटर की जॉब तो रहेगी। देख लो भाई, जॉब खतरे में नहीं, जॉब तो रहेगी लेकिन सिर्फ टॉप लोगों को जॉब मिलेगी जो वैल्यू एडिशन करेंगे, जो कट पेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे टाइम में जो डेटा एंट्री करता था, उसका टाइम काम खत्म हो गया। वैसे ही जो सिर्फ नॉर्मल रन ऑफ द मिल काम कर रहा है, तो स्किल का क्या है, स्किल तो बदल। लेकिन अगर आपके अंदर राइट एप्टीट्यूड है, आपका राइट एटीट्यूड है, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड इन टुडेज वर्ल्ड इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न, विच मीन्स के आज ये स्किल है, कल दूसरा स्किल है, फिर तीसरा स्किल है। तो आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स, if I can use that term, which is aptitude, attitude, empathy, EQ, thinking about others, these things are going to really be beneficial in the coming times and not degree or skill, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से बदल रहा है। So I think that's what 5 आपने बोले थे, 5 तो एक तो ये हो गया। और दूसरा आई थिंक जो मेरा यंगस्टर्स के साथ को एडवाइस है वो ये है कि अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो। जो हमारे टाइम पे बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने नहीं रखा। करेक्ट। जिन्होंने रखा वो सक्सेसफुल बिजनेस में नहीं हो पाए या जॉब में नहीं हो पाए, वो लगे रहे। लेकिन हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बिना कितना भी आप सक्सेसफुल हो जाओ, it's immaterial. Third thing for youngsters, I will say that choose your spouse wisely, choose your partner wisely. A good partner can kill you or make you. It is very, very important, and fourth point is again related to the same, choose your circle very wisely. कि आप किसके साथ घूम रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किस स्टेज की लाइफ की किस स्टेज पे किसके साथ उठना बैठना। ठीक है, देयर आर सम फ्रेंड्स दैट विल बी देयर विद यू फॉर लाइफ, राइट, which is great to have, but don't be stuck in a circle forever. I've seen people getting stuck in a circle forever and then they can't grow in life, right? So if you're growth oriented, if you're an entrepreneur, youngster, you should keep evolving. And I think the last but not the least is something हमने कवर कर लिया स्किल और एप्टीट्यूड, हमने कवर कर लिया स्पाउस, हमने कवर कर लिया फ्रेंड्स, हमने कवर कर लिया सर्कल। सबसे मेरे इस एज में एट एन एज ऑफ 47, इफ आई लुक बैक एंड सी एंड इफ आई एम टॉकिंग टू अ 20-year-old, don't miss spending time with your loved ones. You have to spend time with the people you love, whether it's your grandparents, whether it's your parents, whether it's your siblings, your cousins. Always keep time for them, because ऐसा टाइम निकल जाएगा कि आपको बाद में रियलाइज होगा कि पेरेंट्स बूढ़े हो गए, पेरेंट्स चले गए और हमने उनके साथ या ग्रैंड पेरेंट्स बूढ़े हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स चले गए, हमने उनके साथ इनफ टाइम नहीं स्पेंड किया। तो आई थिंक व्हाइल यू डू ऑल द हसल, nobody is going to live forever. So spend time with them. बाद में जाके ये नहीं लगना चाहिए कि
यार मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया. सो यू नो दैट्स माय पॉलिसी. तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैं अप्लाई करता हूँ. टाइम स्पेंड करने भी ज़रूरी है और ऐसे घूमने भी जाना ज़रूरी है. हाँ बिल्कुल. फिर घूमने जाएंगे फिर फेल होंगे तभी तो फिर बिल्कुल 10-12 कंपनी बनाएंगे. नहीं ज़रूरी है, पार्ट ऑफ लाइफ है. फेलियर फेलियर से डरना नहीं चाहिए. फेलियर से बड़ा टीचर कोई नहीं है, ये बड़े बूढ़े कह गए और ये बिल्कुल सही बात है. फेलियर से डरना चाहिए नहीं. इनफैक्ट हमारे घर में एक रूल है, हम, और ये शुरू से रूल है, अनुष्का के साथ ये रूल है, इफ शी गेट्स अ गोल्ड मेडल वी सेलिब्रेट, इफ शी डज नॉट गेट एनी मेडल वी स्टिल गो एंड सेलिब्रेट. सो वी हैव सेलिब्रेटेड विद हर ऑन रिजल्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, कि तुमने करा और ये हो गया, एक पड़ाव पूरा हो गया, लेट्स हैव अ गुड टाइम. तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और लाइफ में ज़्यादा सीरियसली लेने का नहीं है. तो अभी रूटीन क्या रहता है पूरे दिन का? मेरा पूरे दिन का रूटीन आजकल तो काम. अर्ली राइजर हैं या लेट? हाँ, मैं हमारी पूरी जिंदगी का रूटीन अनुष्का के स्कूल पे डिपेंड होता है. तो 8 महीने या 10 महीने वी आर अर्ली राइजर्स. हम उठते हैं और अनुष्का को बस स्टॉप पे छोड़ता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको छोड़ता हूँ, फिर मैं आता हूँ, फिर मैं रेडी होता हूँ, वॉक करते हैं, सब कुछ करते हैं और हमारा दिन अर्ली शुरू हो जाता है. और मेरी टीम को 9 बजे मैसेज जाने शुरू हो जाते हैं. और जब छुट्टियाँ होती हैं तो आई एम अ लेट राइजर. आई लव टू वेक अप एट 9 o'clock एंड लीव माई हाउस एट 11 o'clock. तो बट वो ऐसा साल में 1-2 महीने ही हो पाता है, खासकर सर्दियों में होता है, विंटर में वेकेशन में होता है. बट अभी अनुष्का की वजह से जल्दी, बट आई एम अ लेट राइजर. आई लव टू यू नो स्लीप लेट एंड बट ऑप्शन नहीं है. लेट वर्किंग करते हैं जैसे लाइक 12-1 बजे तक? हाँ देखो क्या है, एंटरप्रेन्योर के साथ ना मेरा पैशन ही वर्क करना है. तो इट्स नॉट वर्क फॉर मी. नारायण मूर्ति जी के साथ हैं या फिर उनसे अगेंस्ट? 100% उनके साथ हूँ. 100% उनके साथ हूँ. वो मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़े आदमी है. और देखो क्या होता है, फॉर मी और एनी एंटरप्रेन्योर इज पैशनेट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. मेरे लिए रात को इलॉन मस्क की पॉडकास्ट देखना या कोई भी बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री देखना इज एंटरटेनमेंट फॉर मी. वो टाइम पास है. इट इज नॉट प्रेशर फॉर मी. या मुझे अगर रात को उठ के व्हाइट बोर्ड पे, मैंने अपने बेडरूम में व्हाइट बोर्ड लगा रखा है, और मैं अगर रात को उठ के व्हाइट बोर्ड पे अगर मुझे कुछ लिखना है, कुछ आइडिया है, दैट एक्साइट्स मी. यू नो इट इज नॉट दैट आई वुड लीव दैट एंड गो टू अ पार्टी एंड ड्रिंक देयर. दैट इज मोर एक्साइटिंग फॉर मी दैन दिस. इट्स द सेम. आई लव गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स. मेरी तो वाइफ बहुत गुस्सा कर देती है काम करने पे. काम नहीं, मैं मतलब आई ऑल्सो हैव दिस हैबिट ना कि कुछ ऐसा अच्छा लग गया तो जैसे शार्क टैंक देख लिया, कोई पॉडकास्ट देख लिया, स्टीव जॉब्स का कोई पुराना स्पीच उठा के देख लिया, कोई बुक के बारे में देख लिया. इन चीज़ लाइक कि यार हमेशा काम करते हो, तो मैंने कहा ये काम थोड़ी है. तो ये तो टाइम मतलब दिस इज लेजर टाइम ना. वाइफ को अपने साथ ही काम बहुत हेल्प करता है. झगड़े भी होते हैं लेकिन हेल्प भी बहुत करता है, क्योंकि देयर योर वाइफ यू नो. अभी भी मेरे को बहुत सारे सजेशंस हेल्प देती रहती है. शी इज आल्सो वर्किंग इन बैंक. तो वहाँ से कई सारी पॉलिसीज एंड आती रहती हैं एंड शी इज ऑलवेज लाइक कि यार तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम तो ये नहीं कर पाते, तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, तुम तो स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते हो, लोग तुम्हारे सर पे चढ़े रहते हैं, ये वो. She has a very different mindset. No, because you know banking is a different and she has worked always in a very set systematic MNCs operational environment. तो एकदम मतलब 19 है तो 19 है, 20 है तो 20 है. वहाँ 19.1 की कोई जगह नहीं है. Yeah. She is very very strict. और देखो जॉब में with all due respect to people you know who are working in a bank or anywhere, they also have pressures, but you know you still have a work life balance. You can cut off. आप घर आए तो आप फिर आपको देखना नहीं है कि आपने बैंक में लॉग इन नहीं करना. हमारा नहीं है ना. हमारा नहीं है. मैं घर पहुंचा, कोई कॉल आ गया, चीज लगी, अभी भी काम. या तो काम चलता रहेगा. एंड यू नो बिकॉज माय वाइफ एंड मी हैव वर्कड टुगेदर ऑलवेज. सो एंड शी इज आल्सो अ बनिया यू नो. So she would rather let me stay out and earn money than come home and spend time with her. So I think that ways I am lucky कि उसको मेरे काम से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फन से हो सकती है, मेरे काम से नहीं है. My wife she is very like कि अपना टाइम नहीं है, गंजे हो रहे हो, इतना स्ट्रेस ले रहे हो, इतने सारे तुम्हारे ड्रीम्स ही नहीं पूरे होते, ये वो. बट इट्स ओके. जब वो देख लेती कि बहुत फंस गए, देन शी जंप्स इन. अब मुझे संभाल ले. Let me help you. So that's a good partnership. Very good in that. But वो बहुत ज़्यादा
मतलब पहले जब नई वी गॉट मैरिड देन दैट टाइम तो शी वाज लाइक कि ये भी है वो भी है. अरेंज मैरिज थी? नहीं लव मैरिज. 1 year वी डेटेड देन वी गॉट मैरिड. तो एक मतलब एंड वी मेट जब 4-5 महीने शी वाज नॉट नोइंग दैट हु आई एम. और यार मैं काउंसलिंग से जुड़ा हूँ ऐसा कुछ नहीं. काउंसलिंग डे के बारे में मैंने उसे बताया था, 3-4 महीने हो गए थे. तो एंड शी वाज नॉट नोइंग कि आई एम द को फाउंडर. मैंने ऐसे बताया था दैट आई एम अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव देयर. सो मतलब वो एक पिक्चर क्रिएट से हमने शुरुआत करी थी. एंड देन शी गॉट टू नो. देन शी वाज लाइक कि ओ आई मैरिड एन एंटरप्रेन्योर. सो बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. उसके चाचा हिज फादर इज हैविंग हिज ओन टेक्सटाइल का फैक्ट्री. चाचा की उनकी खुद की स्पीकर की फैक्ट्री है. तो उसने देखा था अपने पापा और चाचा को स्ट्रगल करते हुए लाइफ में कि कैसे बिजनेस वाले घर को टाइम नहीं दे पाते. देन शी टोल्ड मी कि आई वाज स्केयर्ड कि मैं एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वाले से शादी ना करूं. हाँ, क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाए. बट अल्टीमेटली हुआ वही. इट्स ऑल डेस्टिनी. बट आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा. आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं मनु सर से, मेरे से, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें. हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे अच्छे पॉडकास्ट और ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को आप तक लेके आएँ. उनकी कहानियाँ, उनकी स्टोरीज़, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी फेलियर स्टोरीज़ जो आपके लिए रियल लेसन्स हैं. और ये लेसन आपको किसी किताब में, किसी MBA कॉलेज में कहीं नहीं मिलने वाले. ये जब तक आप उन लोगों से खुद से नहीं सुनेंगे तब तक ये आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. मनु सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिजी परफॉर्म में. आप उनसे कोई भी किसी भी तरीके का सजेशन चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपको सर के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल्स डाल देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच. अगर आप पॉडकास्ट के इस एंड तक आए हैं तो आपके लिए सैल्यूट है कि आपने पॉडकास्ट पूरा देखा है. थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट सून विद और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग जो आपकी लाइफ में और ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सके. So thank you.